इंसानियत पर फिर हुआ वार, कानून व्यवस्था हुई तार तार, डीजीपी ने मानी कानून की हार। इसमें डेफिनेटली हम लोगों की कमी है, पुलिस की कमी है। कवाल पार्ट 2। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हिंसा से जली मानवता की राख अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि फिर से सांप्रदायिक हिंसा की चिंगारी भड़क उठी। इस बार सांप्रदायिक हिंसा में कुल 4 लोगों की जान चली गई है। घर बनाने के लिए अभी मुआवजे की पहली किश्त पहुंची नहीं थी कि दूसरी किश्त की तैयारी करने की बारी आ गई। कानून ने समाज के दुश्मनों के आगे मानो घुटने टेक दिए। पता इस बात से चलता है कि सांप्रदायिक हिंसा में 3 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद सड़क पर मोटरसाइकिल पर सवार होकर एक दंपत्ति पर गोलियां चलाई गईं और जो महिला वो महिला बीमार थी, रीना नाम था उसका, वो सड़क पर गिरी, उसके कनपट्टी पर तमंचा लगाकर उसे गोली मार दी गई। कवाल में हुए इस बवाल के बाद सेना तक बुलानी पड़ी थी, कर्फ्यू लगाना पड़ा था तब, लेकिन कानून ने अभी तक कुछ सीखा नहीं है। बात फिर वहीं पहुंच गई जहां से शुरू हुई थी। इस मुद्दे पर बात करेंगे अमिताभ अग्निहोत्री जी, हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ दिल्ली स्टूडियोज में हैं। लखनऊ आपको लेकर चलूंगा। भाई मुन्ना सिंह चौहान हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय लोकदल के। डॉक्टर चंद्रमोहन जी हैं, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। और हमारे स्थानीय संपादक, हमारे रेजिडेंट एडिटर गोविंद पंत राजू हमारे साथ हैं। आप चारों लोगों से इस मुद्दे पर बातचीत करूंगा। तो उत्तर प्रदेश के डीजीपी देवराज नागर ने माना है कि मुजफ्फरनगर में भड़की हिंसा पुलिस वालों की लापरवाही से पैदा हुई। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना क्षेत्र में भड़की ताजा हिंसा के मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया और 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। जिले के तनावग्रस्त इलाकों में अर्धसैनिक बल गश्त लगा रहे हैं। सरकार में जितने भी हमारे लोग हैं, निश्चित करेंगे कि कानून के अंदर जिन लोगों ने भी जो घटना की है या जिन लोगों ने भी माहौल खराब करने का काम किया, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। बहुत लोगों को कठिन से कठिन कानून के अंदर कार्रवाई हुई है। कुछ दिनों की शांति के बाद मुजफ्फरनगर के एक इलाके में सांप्रदायिक हिंसा फिर भड़क गई। 2 पड़ोसी गांवों के लोगों के बीच हुई हिंसा में एक महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल तो हालात काबू में हैं, लेकिन नागर के मुंह से निकले शब्दों ने कानून को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इसमें डेफिनेटली हम लोगों की कमी है, पुलिस की कमी है और प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है, उसी की वजह से ये घटना हुई है। और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बहुत सख्त कार्रवाई होगी। देवराज साहब ने माना है कि हिंसा की इस वारदात के लिए पुलिस कमजोर कड़ी रही है। बुढ़ैना तहसील के एक गांव में ये घटना घटी। इस सांप्रदायिक हिंसा में कुछ घरों को जलाने का मामला भी सामने आया है। मेरठ रेंज के आईजी, सहारनपुर के डीआईजी, मुजफ्फरनगर के डीएम और एसएसपी मोर्चे पर डटे हैं। ये राय सिंह मोहम्मदपुर एक गाँव है, वहाँ पे उस गाँव के राजेंद्र सिंह हैं, वो अपने ट्यूबवेल पे पानी लगा रहे थे। जैसा प्राइमरी जानकारी मिली है, ट्यूबवेल पे पानी लगाते ही उनको कुछ लोगों ने घेरा। उनका कहना था कि बदमाशों ने हमको घेरा, 10-12 लोग थे वहाँ पे। वो फिर भाग करके गांव में आए। गांव से लोग वहाँ पे गए। उन्होंने जब काम्बिंग की, पूरा जंगलात है, पूरा गन्ने के खेत हैं, तो वहाँ पे 3 लोग मिले उनको और फिर गाँव की तरफ से उन्हें घेर करके मारा पीटी। उन्होंने बदमाश समझा, उन्होंने उनको मारा और उनकी मौके पे ही मौत हो गई। कैसे भड़की हिंसा? बुधवार शाम 7 बजे मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना क्षेत्र के गांव में एक किसान खेत में काम कर रहा था। आरोप है कि पड़ोस के ही दूसरे गांव के कुछ युवकों ने उस पर हमला किया। हमले से बचकर किसान अपने गांव पहुंचा और लोगों को इकट्ठा कर लिया। फिर गांव वालों ने दूसरे गांव पर हमला बोल दिया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। इसकी सूचना पाकर पुलिस, आरएएफ और पीएससी मौके पर पहुंच गई। हुसैनपुर एक गाँव है, वहाँ पे दंपति आ रहे थे, पति पत्नी। वहाँ पे गांव के लोगों ने वहाँ पे उनके ऊपर हमला बोला तो महिला की वहाँ पे मौत हो गई। दूसरी घटना समय करीब शाम 7:30 बजे। एक और घटना बुढ़ाना से लगते हुए फुगाना क्षेत्र में हुई।
यहाँ बाइक से जा रहे दंपत्ति पर बीच सड़क पर दूसरे पक्ष के लोगों ने इकट्ठा होकर हमला बोल दिया, जिसमें महिला की मौके पर ही मौत हो गई, पति गंभीर रूप से घायल हो गया। पिछले महीने मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, जिसमें करीब 60 लोगों की जान गई थी। उस हिंसा से पीड़ित सैकड़ों लोग अब भी राहत शिविरों में गुजर बसर कर रहे हैं और एक बार फिर से कानून के ढीले रवैये के चलते आग को फिर से हवा मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। और इस घिनौनी वारदात जो दो हुई, इन वारदातों के बाद राजनीतिक गलियारों में किस तरह से तनातनी देखी गई, वो भी सुन लेते हैं। लगाते हैं कि मुसलमानों का साथ देते हैं, हम मुसलमान का साथ नहीं देते, हम अन्याय का विरोध करते हैं। मुसलमानों का अन्याय हो रहा है और बहुत ही सुधार से वंचित है। आज नौकरियों से उनकी संख्या नहीं ज्यादा हो रही है, उनकी लड़कियां ज्यादा पढ़ने की नहीं हो रही है और भी और ज्यादा हो रही है, तो आगे चल के गैरबराबरी और बढ़ जाएगी। सरकार में जितने भी हमारे लोग हैं, निश्चित करेंगे कि कानून के अंदर जिन लोगों ने भी जो घटना की है या जिन लोगों ने भी माहौल खराब करने का काम किया, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। बहुत लोगों को कठिन से कठिन कानून के अंदर कार्रवाई हुई है। मुजफ्फरनगर इसके पहले भी एक सांप्रदायिक तनाव और सांप्रदायिक हिंसा के दौर से गुजरा है। पुनः कल से कुछ वहां पर वारदातें हुई हैं, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। इसे मैं बहुत ही दुखद मानता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार से भी अपेक्षा करता हूं कि सभी पक्षों का विश्वास हासिल करने के लिए ऐसा प्रयत्न किया जाना चाहिए ताकि उसके द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह लगाने का अवसर किसी को प्राप्त न हो। मुजफ्फरनगर में जो हुआ है, जिसमें कि 4 लोग मारे गए हैं खेत में, वो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। उसकी हम लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और जिन लोगों के घर वाले मारे गए हैं उनके साथ दिली हमदर्दी का इजहार करते हुए हुकूमत से इस बात की डिमांड करते हैं कि जो भी कसूरवार हैं उनके ख़िलाफ़ कानून के तहत सख्त से सख्त सज़ा उनको दी जाए और जो भी फ़िरका परस्त ताकतें यूपी के माहौल को बराबर ख़राब करने की कोशिशें कर रहे हैं, उनको भी बेनकाब किया जाए, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। मनोहर सिंह चौहान साहब, आप तो उसी क्षेत्र से आते हैं, ये क्या अंधेरगर्दी हो रही है? और मुलायम सिंह जी को भी मैंने मंच से सुना, आप सबने सुना, वो कह रहे हैं साहब हम छोड़ेंगे नहीं जो ये सब तमाशा कर रहे हैं, हम बहुत सख्ती दिखाएंगे और मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। बताइए। ये अग्निहोत्री साहब, आपने सही कहा कि कल उन्होंने दिल्ली में एक मंच से ये कहा कि हमारे साथ धोखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी पार्टी का इशारा था कि जो मुख्यमंत्री आवास में एक संरचना रची गई, एक कूट रचना रची गई थी प्रदेश को नफरत की आग में झोंकने का, उसमें कहीं ना कहीं उनको धोखा हुआ है। इसीलिए उन्होंने कल मंच से कहा मेरे पास धोखा हुआ। आज मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोकदल महामहिम से भी पिछले दिनों मिला था और कहा था वहां श्यामली मुजफ्फरनगर के आसपास जब तक कि संपूर्ण लोग अपने शिविरों से घर न चले जाएं, वहां विशेष सतर्कता और निगरानी की जरूरत है जी। लेकिन सरकार ने कहीं न कहीं लापरवाही किया है। और एक चीज और आपसे मैं कहूंगा, ये बड़ी दुखद घटना है, वहां अभी विश्वास पैदा करने की जरूरत है और सरकार की तरफ से कोई विश्वास पैदा करने में पहल नहीं हुई। हम लोगों ने एक डीएम एसपी और सरकार से भी के लोगों से कहा था कि वहाँ दोनों, क्योंकि वहाँ पंचायतों का चलन है, हर बिरादरी के लोग पंचायत करते हैं और पंचायतों में उनको विश्वास है, तो दोनों संप्रदाय के बड़े बूढ़ों आपको रोक रहे हैं मुन्ना सिंह चौहान साहब। इस वक्त हमारे साथ भाई शाहिद मंजूर साहब जुड़ गए हैं। आप उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जी की सरकार में माननीय मंत्री हैं। शाहिद भाई, स्वागत आपका समाचार प्लस पर। नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं? बढ़िया। अच्छा भाई साहब, ये दोबारा से ये हिंसा शुरू हो रही है, हालांकि इसको हम आपकी जो सरकार है वो हम देख रहे हैं कि कह रही है कि हम सख्ती से रोकेंगे और सख्ती दिखाई भी जा रही है, लेकिन अभी तक हालात जो हैं वो काबू में आए नहीं हैं। ये हमारे संवाददाता स्थानीय स्तर पर बता रहे हैं जी। तो क्या हो रहा है? ये स्थिति बहुत तेजी से सामान्य हुई थी और जो भी अवांछनीय तत्व हैं जिन्होंने ये घटना की है, अब कोई भी लोग अगर ये मन में तय कर रखा है कि हमें घटना करनी है, उसी का नतीजा ये निकला कि कुछ नकाबपोश लोग या शरारती तत्वों ने ये सब हरकत करी।
आरोप ये लग रहे हैं क्षेत्रीय स्तर पर कि साहब मृतकों की जो नंबर थे ना, जो आंकड़ा थे, अब उसको बराबर करने की कोशिश हो रही है। क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से जो आंकड़े दिए गए, जो केंद्र सरकार की तरफ से आंकड़े दिए गए, उसके बाद जिस पक्ष के लोग कम हलाक हुए थे जी। उस पक्ष के लोगों को अब मारा जा रहा है, उस पक्ष के लोगों के द्वारा जिसके ज्यादा लोग दंगों में मारे गए थे। मेरा आपसे आग्रह और निवेदन है कि मरने वालों की जाति और बरादरी और धर्म के आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार ने तो आंकड़े दिए, मरने वाले हैं। केंद्र सरकार ने आंकड़े दिए और केंद्र सरकार ने कहा कि मुसलमान ज्यादा मारे गए, हिंदू कम मारे गए। अतुल एक मिनट, शाहिद भाई। जी भाई नमस्कार, अमिताभ अग्निहोत्री बोल रहा था। सर जी शाहिद भाई, आपकी बात से मैं 1000% सहमत हूं। हाँ। लेकिन मुझे बड़ा दुख है, कल इस देश के एक बड़े चेहरे ने, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े राजनेताओं में शुमार मुलायम सिंह जी ने कल मंच से कहा कि कुल 62 लोग मारे गए, उसमें 46 मुसलमान थे। ये खबर आप तक कहां से आई? जी मैंने मुलायम सिंह जी का भाषण सुना ना, और हम सुना भी रहे हैं। और मुलायम सिंह जी ने कहा कि मुसलमानों के साथ अन्याय हुआ है। वो विश्व आज का है, मैं कल का बता रहा हूँ। शाहिद भाई मैं कल, अग्निहोत्री जी मैं खुद मौके पे मौजूद था। आप पूरी रिकॉर्डिंग निकाल के देखो, नेताजी के भाषण में कहीं हिंदू और मुसलमान का समावेश। शाहिद भाई, आज के जितने समाचार पत्र हैं उत्तर प्रदेश के, सबको उठा के देख लीजिए। मुलायम सिंह जी के भाषण में मेरा आपसे आग्रह और निवेदन है कि आपका लाइव चल रहा था बहुत सारे चैनल का, उसमें नेताजी का पूरा भाषण निकाल के देखिए, अगर कहीं भी एक शब्द ऐसा हो। शाहिद भाई पूरे आज के जितने अखबार है ना सुबह जो उत्तर प्रदेश में बटे, उसमें यही फिगर बटा मुलायम सिंह जी का। क्या खंडन आया? भाई अग्निहोत्री जी मेरी सुन ले आप पहले। जी आपका चैनल वहां पर मौजूद है, लाइव टेलीकास्ट हो रहा था जी, या संभवतः लाइव नहीं हो रहा हो तो रिकॉर्डिंग हुआ हो। जी बिल्कुल। आप सारा भाषण निकाल के नेताजी का देख लें, अगर कहीं भी हिंदू और मुसलमान का कोई शब्द आया हो। हिंदू मुसलमान का तो आज भी दोबारा उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, कल ही नहीं आज भी किया। क्या? आज का सुनवाऊं अभी। हाँ बताएं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। अब केवल जुल्म अगर एक पर हो रहा है ये बोलेंगे अपन, तो तनाव बढ़ेगा ना शाहिद भाई। मेरी गुजारिश ये है, मौजूद था, ये वक्त नाजुक है। कोई शब्द ऐसा नहीं है जो हिंदू और मुसलमान का। जरा मुलायम सिंह जी की वो स्पीच दोबारा सुनवाई जाए। मेरे सहयोगी मोहित हैं, मैं चाहूंगा कि जरा वो जो बयान माननीय मुलायम कल की सुनवा रहे हैं, आज की शाहिद भाई। हाँ जी, हम आज को बयान सुनवा रहे हैं। हमारे जो सहयोगी हैं उस बयान को आर्काइवल से निकालकर आपको सुनवा रहे हैं। 1 मिनट आप हमारे साथ रहिएगा माननीय मंत्री जी, फोन मत काटिएगा। अग्निहोत्री जी भाई साहब। देखो हॉर्न की आवाज सुन लो, मैं घर पे नहीं हूँ। जी अच्छा, मैं गाड़ी में हूँ, कभी ये कहोगे मेरा डिस्कनेक्ट कर दिया टेलीफोन। नहीं आपके साथ ऐसा नहीं है शाहिद भाई, ऊपर हमें शक नहीं है। मैं उसमें गाड़ी में हूँ जी, अगर नेटवर्क चला जाए तो मेरी गलती नहीं है, समझना इससे। जी समाचार प्लस पर कुछ हो ना हो, खाली कुर्सी रखने का एक फायदा जरूर है कि शाहिद भाई जैसे जो लोग हैं, जो ईमानदार हैं, जो नेक नियत हैं, जिनका हम एहतराम करते हैं, तारीफ करते हैं, सराहना करते हैं, स्वागत करते हैं, ऐसे लोग भी अब सवालों के दायरे में हैं। उन लोगों के कृत्यों से जो अपनी बात करके फोन काट के भाग जाते हैं, जो वक्त देकर आते नहीं हैं। शाहिद भाई आप हमारे साथ रहिएगा। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, मैं चाहूंगा इस पर आप एक क्विक रिएक्शन दें। मंत्री जी हमारे साथ हैं, तब तक वो हम बयान निकलवा रहे हैं मुलायम सिंह जी का। जी देखिए, कल की जो घटना हुई है, हाँ, वो पूरी तरीके से शासकीय विफलता है, प्रशासकीय विफलता है। हाँ, और जिस तरीके से शरणार्थी शिविरों की संख्या घट और बढ़ रही है, ये क्या प्रदर्शित करती है? ये केवल यही प्रदर्शित कर रही है कि एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है, तुष्टीकरण हो रहा है, और उस तुष्टीकरण का ही परिणाम है। और शाहिद भाई का मैं सुनना था, पूरी तरीके से सुनना था, क्योंकि किठौर से सरधना की दूरी बहुत अधिक नहीं है। मुजफ्फरनगर तो दूर है, लेकिन सरधना की दूरी नहीं है, खेड़ा की दूरी बहुत अधिक नहीं है। खेड़ा में जो पुलिसिया तांडव हुआ है, खेड़ा में जो पुलिसिया तांडव हुआ है, उसको शाहिद भाई बड़े आराम से जाके देख सकते हैं। मंत्री जी आप हमारे साथ हैं। मोहित, हमारे सहयोगी मोहित हैं। और आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो हालत, एक सेकंड हमारे सहयोगी मोहित हैं। वो जो अभी हमने 4 खिड़कियों वाली बाइट सुनवाई थी, अपने नेताओं के बयान सुनवाए थे, जरा उसमें मुलायम सिंह जी का जो पहला बयान था उसको रोल किया जाए। मोहित,
कि मुसलमानों का साथ देते हैं। हम मुसलमान का साथ नहीं देते, हम अन्याय का विरोध करते हैं। मुसलमानों का अन्याय हो रहा है और बहुत ही सुधार वंचित है। आज नौकरियों से उनकी संख्या नहीं ज्यादा हो रही, उनकी लड़कियां का फोन कट गया है, मंत्री जी का फोन कट गया और उन्होंने खैर पहले से डिस्क्लेमर लगाया था कि फोन कट सकता है। हमारे सहयोगियों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप दोबारा से माननीय मंत्री जी को फोन लगाएं, हो सकता है कि किसी वजह से फोन कट गया हो। तो ये हमने बयान सुनवाया और हमारे सहयोगी मोहित आप इन बयानों को क्यू करके दोबारा रखेंगे, जैसे ही मंत्री जी आएंगे हम उनको फिर सुनवाएंगे। भाई गोविंद पंत राजू, ये किस तरह की नीति है? क्या जो कम लोग, जिस पक्ष के लोग कम हलाक हुए, क्या जिस पक्ष के लोग ज्यादा हलाक हुए हम उनको उकसा रहे हैं कि आपके देखो ज्यादा लोग मरे, जिनके कम मरे आप उनको जाओ और मारो? क्या प्रदेश में जानबूझकर ये साजिश है, ये नफरत का जहर फैलाया जा रहा है? देखिए, जो मुजफ्फरनगर का जो पूरा वाकया हुआ है, जिस तरह से वहां पर सांप्रदायिक हिंसा हुई और उसके बाद जो स्थितियां थी और जिन स्थितियों की वजह से वहां पर तनाव पैदा हुआ था, हाँ। वो सब और जो कल का जो वाकया है वो बिल्कुल इसी तरफ इशारा करता है कि राज्य सरकार की मंशा ये है कि जो जनता है उसका सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो, सांप्रदायिक आधार पर अगर लोगों का ध्रुवीकरण होगा तो वो जो लोकसभा के चुनाव है शायद उसमें सत्ता के लिए एक सुविधाजनक स्थिति होगी। जब समाजवादी पार्टी ने गोविंद भाई आपको रोक रहा हूं माफी के साथ, भाई शाहिद मंजूर हमारे साथ हैं आप? जी जरा वो माननीय नेताजी का वो बयान हम आपको फिर सुनवाते हैं। मोहित वो बयान फिर रोल किया जाए। तो हम लोग का आरोप लगाते हैं कि मुसलमानों का साथ देते हैं, हम मुसलमान का साथ नहीं देते, हम अन्याय का विरोध करते हैं। मुसलमानों का अन्याय हो रहा है और बहुत ही सुधार वंचित है। आज नौकरियों से उनकी संख्या नहीं। आपने हेलो शाहिद भाई सुना आपने? नहीं, मैं एक्चुअल में गाड़ी में भी और वो भी कैंट एरिया में हूँ। अच्छा, मैंने 3 बार आई नेताजी की, मैंने 3 बार बयान सुनाया जिसमें वो कह रहे हैं कि हम किसी के साथ नहीं, हम मुसलमानों के साथ नहीं हैं, हम अन्याय के खिलाफ हैं और मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम अन्याय हो रहा है। मंच से जब प्रदेश के समाजवादी पार्टी जिसकी सरकार है उसके मुखिया जब ऐसी बात कहेंगे तो क्या हालात सामान्य होंगे? अच्छा, ये आज कहाँ का है बयान? ये बयान आज लखनऊ में बोल रहे थे नेताजी। अच्छा, लखनऊ का। मैं बताइए। और ये बयान आज आया तब जब रात के वारदात हो चुकी थी, कल शाम के 4 लोगों को हलाक किया जा चुका था और माननीय मुलायम सिंह जी का आज ये बयान आया कि मुसलमानों के ऊपर अन्याय हो रहा है। हम हिंदू और मुसलमान शब्द का इस्तेमाल करते क्यों हैं? आजम खान साहब के साथ खड़े होकर आजमगढ़ में मंच से मुलायम सिंह जी ज्ञान दे रहे थे, ये हिंदुस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तानी हैं। ये बात मुलायम सिंह जी क्यों नहीं कहते कि 4 हिंदुस्तानी हलाक हुए? कहना चाहिए ना मंजूर साहब? तो जब आपका टेलीफोन आता है जी, जब लाइन पे जोड़ते हो तो मैं इसीलिए नहीं भागता कि सही बात अपनी तरफ से जो कह सकता हूँ वो कह दूं। हाँ। और यही प्रयास करता हूँ कि सही बात कहूँ। मौत में न हिंदू है न मुसलमान, मौत है, वो चाहे किसी की भी हुई हो। दुर्घटना है, चाहे वो किसी के साथ भी हुई हो। नहीं तो क्या माननीय नेताजी को अपने शब्दों को मुखरित करते वक्त इन चीजों का ध्यान नहीं रखना चाहिए? माननीय नेताजी ने किस परिप्रेक्ष्य में ये बात कही है पूरा बयान सुनने के बाद? एक मिनट शाहिद भाई। जी भाई। छोड़िए नेताजी को, वो कठिन मामला है। मैं दूसरी बात कहता हूं, शामली में वन विभाग की जमीन पर बना शिविर, ठीक, कल वहां शिविर में प्लॉट काट दिए लोगों ने कि प्लॉट खरीदो बेचो, उसमें गोली चली, तमाम लोग घायल हो गए। ये कौन सा पीड़ितों का खेल है भाई? आप तो वहां पीड़ित होके आए थे, आप प्लॉट काटने लगे और फिर गोली भी चला रहे हो। यानी पीड़ितों के पास जो शरणार्थी हैं वहां शिविर में, उनके पास असले कहां से आए जो गोली चली? जी। और 8 लोग घायल हो गए जिसमें एक महिला है बेचारी। ये अजब तमाशा है भाई। ऐसा कहीं मैंने तो सुना नहीं कि शरणार्थी भी गोली चला रहे हैं। हाँ, जांच का विषय है, जांच होगी। ये असले कहां से आ रहे हैं? असले कहां से आ रहे हैं? और उन्हीं को आप 5-5 लाख का मुआवजा दे रहे हो जो गुंडागर्दी कर रहे हैं।
1800 मुसलमान परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा, 90 करोड़ रुपए की राशि। क्यों? दंगों में सिर्फ मुसलमान मरे गए, दंगों में सिर्फ मुसलमानों का नुकसान हुआ, दंगों में हिंदू नहीं मारे गए। और मुलायम सिंह जी मंच से खड़े होकर लखनऊ से बोल रहे हैं कि मुसलमानों के ऊपर अन्याय हो रहा है। शामली में जो दुर्घटना हुई है वो जांच का विषय है निश्चित रूप से। और मुलायम सिंह जी ने जो बोला उसकी जांच कौन करेगा? अब मैं एक सेकंड शाहिद भाई बात करिए, उस पर कोई टीका शाहिद भाई मैं जिस चीज को ढूंढ रहा था वो मैं पा गया। उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा अखबार है, नाम बता दीजिए। जब से हम लोगों ने आंख खोली, अखबार पढ़ना शुरू किया, उससे पहले से छप रहा है दैनिक जागरण। और मैं नहीं मान सकता कि उत्तर प्रदेश में जो लोग राजनीति करते हैं वो दैनिक जागरण नहीं देखें, ऐसा मैं मानता नहीं। दैनिक जागरण लिखता है नई दिल्ली से, सपा प्रमुख मुलायम सिंह ने माना कि मुजफ्फरनगर दंगे में मारे गए 62 लोगों में से 46 लोग मुस्लिम समुदाय के थे। मैं तो नहीं, मैंने सुना नहीं नेताजी का। मैं कोट कर रहा हूं ना, प्रामाणिकता के साथ कोट कर रहा हूं। अगर गलत होगी बात तो मैं जवाबदार हूं, माफी मांगूंगा। और सरकार की तरफ से खंडन नहीं आया, यानी सरकार एडमिट करती है इन आंकड़ों को। अब ये बात अगर इतने गंभीर लोग बोलेंगे जिनकी बात पर देश गौर करता हो, प्रदेश गौर करता हो, जो इतने बड़े पदों पर रहे हो, तो बात थोड़ी अटपटी तो हो जाती है शाहिद भाई। और इसका मतलब ये भी निकलता है कि माननीय मुलायम सिंह जी के जो शब्द हैं ये एक तरफा हैं। यूपी सरकार जो कार्रवाई कर रही है वो एक पक्षी कार्रवाई कर रही है, और दंगों को भड़काने के लिए, लोगों को उकसाने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये आपका वर्जन है, इस पे मैं क्या कह सकता हूँ? आप अपनी सफाई दीजिए, मुझको गलत साबित कीजिए, मुझे खुशी होगी। मैं इस पे कोई सफाई दे सकता, ये आपका वर्जन है। नहीं तो आप मुझे गलत साबित कीजिए ना मेरे भाई। अब ये अधिकार भी मेरा नहीं है कि मैं नहीं, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप मुझे दुरुस्त कीजिए। हाँ बिल्कुल आऊंगा, मैं बैठूंगा, बात करूंगा आपसे। ठीक है शाहिद भाई, धन्यवाद। देख रहे हैं लीपा पोती, जवाब नहीं है किसी के पास। डॉक्टर चंद्रमोहन, कोई जवाब नहीं है। मुलायम सिंह जी जो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो हैं, जब इस तरह के पक्षी बात करेंगे, और तब जब बात आती है जब 4 मार दिए जाते हैं, तब इस तरह की बात आती, ये और ज्यादा दुखद है। यानी आप प्रवोक कर रहे हैं कि जाओ नंबर को एवरेज करो, जाओ नंबर को बराबर करो। नहीं दे सकते, समाजवादी पार्टी कोई जवाब नहीं दे सकती। मैं बार बार कह रहा हूं, पश्चिम उत्तर प्रदेश से मैं आता हूं कि पहली बार ऐसा हो रहा है, शायद मुझे ध्यान नहीं है, मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, अमिताभ भाई, और आपका अनुभव बड़ा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि खेत में दंगा पहुंचा है, और खेत में दंगा पहुंचाने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो मुलायम सिंह जी को जाता है, अखिलेश यादव जी को जाता है, और शाहिद मंजूर जैसे मंत्रियों को जाता है। इनको लगता है कि केवल बैनर टांगने से, बोलने से, झूठ बोलने से काम चल जाएगा। ये झूठ बोलकर गुमराह करना चाहते हैं। जी चंद्र गोविंद जी, आज मैं मुख्यमंत्री को देख रहा था, सुन रहा था, डिंपल जी भी थी साथ में जब पत्रकारों ने उनको घेरा। आज मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा बहुत थका हुआ, बहुत खिन्न, उड़ा हुआ चेहरा, उड़े हुए बाल, जब वो बोल रहे थे। तो अगर देह की भाषा कुछ कहती है तो मैं जितना समझ पाया हूं, शायद मुख्यमंत्री को इस बात का एहसास आज मुझे हुआ कि मुजफ्फरनगर वास्तव में हाथ से निकल रहा है। मैं गलत हूं क्या? नहीं, आप बिल्कुल सही है, और मुजफ्फरनगर ही हाथ से नहीं निकल रहा है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश हाथ से निकल रहा है, क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी बार बार, आज मुलायम सिंह यादव अगर ये कहते हैं कि वो मुसलमानों के साथ हैं, जिस तरह की परिस्थितियां मुजफ्फरनगर शामली में है, मुझे लगता है वो मुसलमानों के साथ भी नहीं है, क्योंकि अगर वो उनके साथ होते तो वहां पर दंगे के 1 महीने बाद भी दंगे जैसी स्थिति नहीं होती। वो जो सरकार को जनता के साथ होना चाहिए, बिल्कुल सरकार जनता के साथ नहीं है। गृह राज्य के जो डीजीपी हैं वो अगर ये कहते हैं कि हमसे कमी हुई, अरे 1 महीने से ज्यादा वक्त एक दंगे को हो गया, आप अभी भी चीजों को नहीं समझ पाए हैं, अभी भी आप से कमी हो रही है। मुख्यमंत्री एक तरह से अब उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो हताशा जताती है, और मुलायम सिंह यादव आज कहते हैं कि हम सरकार अगर काम करने पे आ गई तो सरकार दंगाइयों से, आतंकवादियों से, उपद्रवियों से ज्यादा ताकतवर होती है। तो सरकार की वो ताकत दिख क्यों नहीं रही है? सरकार का मूल दायित्व है कि वो दंगों को रोके।
वो परिस्थितियों को गोविंद जी एक बड़ी उलटबासी मुझे दिखती है उत्तर प्रदेश में। चंद्रमोहन जी कहते हैं कि यह सरकार हिंदू विरोधी है, मुलायम सिंह जी कहते हैं कि हाँ मुस्लिमों पर जुल्म हो रहा है और हम जुल्म रोकेंगे। एक से वो आधा रास्ता तय करते हैं चंद्रमोहन जी के खिलाफ। और मजे की बात ये देखिए, हिंदू कह रहे हैं कि ये सरकार हिंदू विरोधी, और जितने मुस्लिम धर्म गुरुओं से मैंने बात की या जितने हिंदू मुस्लिम धर्म गुरुओं ने टेलीविजन चैनल्स पर इंटरव्यू दिए, अरशद मदनी, महमूद मदनी, मुफ्ती मुकर्रम, फिरंगी महली, कारी मुस्तफा, कल्बे सादिक, जितने लोग जामा मस्जिद के इमाम को मैं छोड़ भी दूं, उनसे इनकी राग लाट है, उनका आपसी विवाद भी है, कुछ तमाम समीकरण है, लेकिन बाकी लोग जिनका समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं रहा। हर आज मैं देख रहा था कि एक मुस्लिम धर्मगुरु कह रहे थे कि केंद्र सरकार को चाहिए कि फाइनल वर्ड्स में पूछे राज्य सरकार से कि कंट्रोल कर सकते हो या नहीं, और नहीं तो वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। ये बात महमूद मदनी भी कर चुके, अरशद मदनी भी कह चुके, सलीम इंजीनियर भी कह चुके हैं। ये आखिर हो क्या रहा है? हिंदू कह रहा है कि आप हिंदू विरोधी और मुस्लिम कह रहा है कि आप मुस्लिम के विरोध में। तो सरकार खड़ी कहां है? माया मिली ने राम, दोनों तरफ नहीं। वही बात मैंने कही ना कि सरकार जो एक तरह से जनता विरोधी हो गई है, और जो जनता की जो हिंदू और मुसलमान दोनों के विरोध में हो जाए वो तो फिर जनता के विरोध में है। तीसरी आबादी है कहां उत्तर प्रदेश में? और सरकार अगर वोटों की राजनीति कर रही है, वोटों की फसल उगाना चाहती है, तो उसका रास्ता भी अगर वो जनता के साथ नहीं होगी तो उसका रास्ता फिर उसको नहीं मिल सकता। और जिस तरह की जो मुस्लिम धर्मगुरुओं के, मुस्लिम बुद्धिजीवियों के, मुस्लिम विचारकों के जो बयान है, उससे ये लग रहा है कि इस पूरा जो हाल के दिनों में जो घटनाक्रम हुआ है जिस तरह से, उससे उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम है उनकी असुरक्षा बढ़ी है। तो सरकार फिर किसके साथ है? मतलब वाकई में ये प्रश्न उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए, उत्तर प्रदेश क्योंकि मैंने इतने लंबे अनुभव में हिंदुस्तान के किसी मुस्लिम इंटेलेक्चुअल या धर्मगुरु को, जामा मस्जिद के इमाम को छोड़ दीजिए, ये इनके साथ तो रिश्ते ठंडे गर्म होते रहते हैं, वो विषय नहीं, बाकी किसी को मैंने मुलायम सिंह जी के खिलाफ बोलते नहीं सुना कभी। मुलायम सिंह जी की विश्वसनीयता थी उन लोगों में। वो लोग मुझसे व्यक्तिगत बातचीत में भी कहते थे कि भाई साहब कोई गंगा जल हाथ में लेके भी कहे या जमजम का पानी भी हाथ में लेके कहे कि मुलायम सिंह ऐसे हैं, हम नहीं मानेंगे। मुलायम सिंह की क्रेडिबिलिटी थी। आज वही सब धर्मगुरु, सारे मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स खिलाफ हो रहे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग खिलाफ हो रहे, जो मुस्लिम्स की सबसे बड़ी, मैं कहूं सबसे बड़ी अदालत है धार्मिक। कहां खड़ी है समाजवादी पार्टी? मुन्ना सिंह चौहान। अग्निहोत्री साहब, आपने सही कहा और पंत जी ने भी कहा, इस सरकार को एक तो विश्वास इसने जनता का खो दिया है, ना ये हिंदू की है ना मुसलमान की है, क्योंकि इन्होंने जो वादे किए थे किसी वादे पर खरे नहीं उतरे। तो अब इनको ये नहीं लगता कि हम कैसे चुनाव में जाएं, क्या कह करके जाएं। दूसरा, मैं एक आपसे अनुरोध करूंगा कि जो हमारे राजनीतिक साथी गए मुजफ्फरनगर शामली, वो भी लोग जाति देख करके, धर्म देख करके लोग गए, ये नहीं कि वो जहां भी पीड़ित है, जहां भी नुकसान हुआ है, जहां भी कैजुअलिटी हुआ है, वहां सबके घर जाओ, सबसे मिल बैठ के बात कराओ। जो नहीं गए उनसे तो बेहतर ही था, या जो गए तो वो वायरलेस पे मैसेज फ्लैश करा के गए और यूपी गेट पे पकड़े गए और वापस भेज दिए गए, उनसे तो बेहतर थे जो लोग गए। जैन चौधरी जी को देखो, उन्होंने कोई गांव, अरे मैं जैन जी के पिताश्री की बात कर रहा हूँ, चौधरी अजीत सिंह साहब की। यूपी गेट तक पहुंचे पूरे ड्रामे के साथ, सब जगह मैसेज फ्लैश कराया गया, बाद में सकुशल उनको वापस भेज दिया गया, हो गई खाना पूर्ति। ऐसा है, वो तो भारत सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने संविधान की शपथ लिया है, बहुत बढ़िया, जा ही नहीं सकते, बहुत बढ़िया, कार्यक्रम जारी ही करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन आप देखो, सांसद हैं हमारे जैन चौधरी जी। अच्छा, उन्होंने शपथ नहीं ली? सांसद बनते वक्त आदमी शपथ नहीं लेता संविधान की, है ना? नहीं लेता है, लेकिन वो बिना अपना कार्यक्रम बिना भेजे भी जा सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई साहब। मैं आप लोगों से तो लोकतंत्र की गजब गजब परिभाषाएं सीखता हूं। चंद्रमोहन जी कुछ कह रहे हैं। चंद्रमोहन जी, अमिताभ जी की जानकारी में है कि कल मैं माट विधानसभा के बाजना में था और मुजफ्फरनगर में जो सरकार के द्वारा किसानों का उत्पीड़न हुआ है उसका प्रभाव माट के बाजना में था। और ये बाजना वही है, माट विधानसभा वही है जो आज जयंत चौधरी जी के लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, वहां से वो विधायक भी चुने गए। आज उन्हीं जिन्होंने जयंत चौधरी जी को वोट दिया
वही लोग उनसे आक्रोशित हैं। मैं मुन्ना सिंह जी को करेक्ट कर रहा हूं। और सरकार, इस सरकार से कोई अब किसी के मन में कोई विश्वास नहीं जगा है, क्योंकि जब तक मोहम्मद नजीर जेल नहीं जाएंगे कोई विश्वास हासिल नहीं कर सकते। एक तरफा कार्रवाई कितनी भी कर लें, और जिस तरीके से देवराज जी का बयान आया, फिर मुकुल गोयल जी का बयान आया, और मुकुल गोयल जी ने स्वीकार भी कर लिया, पता नहीं जाने में अनजाने में, कि कभी शांत हुआ ही नहीं। सच मायने में मुजफ्फरनगर कभी शांत नहीं हुआ। आप लोगों के पास पूरा फीडबैक है कि मुजफ्फरनगर एक दिन के लिए शांत नहीं हुआ। ठीक है। आज तक सरकार ने ये नहीं बताया कि कितने समरसेबल पंपों को नकाबपोशों ने प्रभावित किया, उनको तोड़ा गया। आज किसानों पर जो हमला हो रहा है, ठीक है, उसके बारे में मुलायम सिंह जी ने एक लाइन नहीं बोली, अखिलेश यादव जी ने एक लाइन नहीं बोली। और नजीर के अगर पैर दबाएंगे तो हम सदैव यही कहेंगे कि नजीर के अगर आप पैर दबाओगे तो आप एक तरफा कार्रवाई कर रहे हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हो। संगीत सॉन्ग जेल में है। ठीक है गोविंद जी, 30 सेकंड्स फॉर यू प्लीज। देखिए, मुझे लगता है कि वहां की स्थितियां बहुत गंभीर हैं, और सरकारों को, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, और चाहे उत्तर प्रदेश के विपक्षी दल हो, बहुत गंभीरता से अगर उत्तर प्रदेश की जनता का हित चाहते हैं राजनीतिक दल, तो इस मामले में विचार करना चाहिए। कल की घटना को देखें, अगर किसानों पर हमला हुआ, एक किसान पर हमला हुआ, वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर अपने गांव वापस पहुंचा, तो वहां गांव में जब खबर मिली तो लोग पुलिस के पास नहीं गए, लोग हथियार लेकर उस जगह पर चले गए। ये क्या दर्शाता है? ठीक है कि या कानून व्यवस्था पर लोगों का भरोसा नहीं है, या पुलिस पर लोगों का भरोसा नहीं है, तो आखिर सरकार क्या कर रही है? ये एक बड़ा सवाल है, और बहुत गंभीरता से इसे सोचा जाए। ठीक है, अमिताभ जी संवाद की टिप्पणी प्लीज। देखिए, हमने सबसे पहले ये कहा था कि वन विभाग की जमीन पर जो शरणार्थी शिविर बना है वो जमीन के लालच में है। वहां के लोग जमीन पर प्लॉट काटेंगे। हमारी बात को इंडोर्स किया शिवपाल जी की रिपोर्ट ने, लेकिन समाजवादी पार्टी के मेरे मित्रों ने बात नहीं मानी। उन्होंने कहा अमिताभ जी आप तो ऐसे ही बोल देते हो। कल वही हुआ, प्लॉट कटे, गोली चली, 8 लोग घायल हुए, एक औरत समेत। पहला सवाल, शरणार्थियों के पास असले कहां से आए? अगर शरणार्थी शिविरों में हथियार रहेंगे तो मुजफ्फरनगर जलता रहेगा, चाहे अजीत सिंह कुछ कहे, चाहे मुलायम सिंह कुछ कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। शरणार्थियों के पास तो कंबल होना चाहिए, रजाई होनी चाहिए, खाना होना चाहिए, दवा होनी चाहिए, न दारू होनी चाहिए, न असला होना चाहिए। ये कैसा शरणार्थी शिविर है? सवाल नंबर 2, जब तक सरकार ने ये नहीं अनाउंस किया था कि 5 लाख रुपए देंगे मकान बनाने के लिए मुस्लिम परिवार के लोगों को, तब तक मुन्ना सिंह चौहान उस इलाके के, इनको पता होगा, तब तक वहां केवल 10,800 शरणार्थी थे। आज 42,000 कैसे हो गए? कहां से आए ये लोग? जम्मू कश्मीर से आए क्या, या वृंदावन से आए हैं? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, आपने कवाल में जो गलती की, जब उस बच्ची के साथ छेड़छाड़ हुई, वही गलती आपने कल फिर दोहराई। किसके खिलाफ रिपोर्ट लिखी? किसके खिलाफ? जिस पर हमला हुआ। किसको सस्पेंड किया? जो हमला, जिस पर हमला हुआ था, जो उसके गुहार सुन के गया, उसको सस्पेंड कर दिया आपने। कौन जाएगा फिर? पुलिस के पास कोई आएगा भी और कहेगा मेरा हाथ काट ले गए कुछ नकाबपोश, तो पुलिस कहेगी भाई साहब आप जानो, आपका काम जाने। जब हाथ कटी गया तो यहां क्यों आए? जाओ। फुगाना के SHO ये क्यों हुआ? तीसरी बात। चौथी बात, उत्तर प्रदेश के तमाम पुलिस के बड़े अधिकारी मुझसे कहते हैं व्यक्तिगत बातचीत में कि 24 घंटे में नॉर्मलसी आ सकती है, लेकिन हमारी दिक्कत यह है कि हमारे हाथ और पांव बांधकर हमको गंगा में फेंका गया है और कहा जा रहा है तैर के दिखाओ। हाथ और पांव बांध के कोई तैर पाएगा क्या? पांचवा सवाल, नागर साहब से व्यक्तिगत रिश्ते अलग, लेकिन नागर साहब की पहली गलती थी कि वो पंचायत के दिन लखनऊ वापस आ गए थे जब दंगा शुरू हो रहा था जी। वही नागर साहब आज फिर कह रहे हैं कि पुलिस की गलती, उसके लिए जिम्मेदार सिपाही है, कांस्टेबल है बुढ़ाना का, फुगाना का होमगार्ड है। अरे आप उत्तर प्रदेश की पुलिस के सबसे बड़े चेहरे हैं, आप पर सवाल उठाऊंगा। उत्तर प्रदेश का राजनीतिक नेतृत्व पश्चिमी उत्तर प्रदेश को शांत नहीं होने दे रहा। ये बहुत गंभीरता के साथ ये बात बोल रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ। सारे कोणों से पड़ताल कर ली।
जो प्रशासन ये सुनिश्चित नहीं कर पाए कि शरणार्थी शिविरों में असले नहीं हो, वो प्रशासन क्या करेगा? शरणार्थी शिविर से लोग रात में 10-10 मोटरसाइकिलों पर निकल जाएं और 2 घंटे घूम के उत्पात करके वापस शरणार्थी शिविर में आ जाते हैं। गंभीरता से बोल रहा हूं, प्रामाणिकता के साथ, ऐसा कैसे संभव होता है? उन पर निगाह नहीं रखी जाती क्या? इसलिए मुजफ्फरनगर जलने को अभिशप्त है। अभी तो कवाल 1 हुआ, कवाल 2 कल हुआ। अगर यही तरीका रहा तो मुजफ्फरनगर की आग बुझेगी नहीं। जी, और अमिताभ जी पुलिस का हवाला दे रहे हैं, कह रहे हैं पुलिस वाले खुद वहां सुरक्षित हैं। हमारे पास एसएचओ फुगाना मिस्टर गौतम, उनको जान से मारने की कोशिश की गई भाई। उनको छोड़ के पुलिस वाले भाग गए क्योंकि उनको घेर लिया गया था। तो वहां का सरपंच और प्रधान उनको जानते थे। उन्होंने कहा नहीं तो भाई साहब दरोगा जी हैं, नहीं ठीक है जाओ। तब वो अकेला बेचारा भागता हुआ, पैंट संभाल के, बंदूक संभाल के भागता हुआ आया, वरना वो मारा जाता। आज हम खबर दूसरी पढ़ रहे होते। और डीजीपी साहब ज्ञान दे रहे हैं। सवाल इस जगह पर है, सवाल इच्छा शक्ति के ऊपर उठ रहा है। और ये सारी चीजें जितनी जल्दी कंट्रोल में आए उतनी बेहतर। ये केवल हमारा संपादकीय पक्ष है और कुछ नहीं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी आप रहेंगे, एक ब्रेक लेना, ब्रेक के उस पर बात उत्तराखंड की होगी। पर फिर हुआ वार, कानून व्यवस्था हुई तार तार, डीजीपी ने मानी कानून की हार। इसमें डेफिनेटली हम लोगों की कमी है, पुलिस की कमी है। कवाल पार्ट 2